कल हम न्यायपालिका के बारे में पढ़े थे और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे संविधान में कुछ से संवैधानिक बोर्ड होता है या जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उस चैप्टर में है। संवैधानिक निकाय या कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी क्या होता है पहले समझ लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो बॉडी होता है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, संविधान में उसका मेंशन किया हुआ है, मतलब उसमें वो अटैच किया हुआ है। और जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होता है, जिसको गैर संवैधानिक संस्थान या निकाय कहा जाता है, उनका वर्णन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या संविधान में नहीं है। वो क्या है, हमारे जो सरकार है, मंत्रिमंडल है या संसद द्वारा उनको बनाया गया है। लेकिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ये क्या है, जब हमारे संविधान सभा संविधान बना रहे थे तो उसी समय इनको संविधान में स्थान दिया गया है। तो अब ये सबसे पहला है हमारे भारतीय चुनाव आयोग, जिसको इंडियन इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। नाम आप लोगों ने सुने होंगे। देखिए, जो भारतीय चुनाव आयोग है, पहले समझ लीजिएगा ये क्या है। ये क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो केंद्र सरकार के जितने भी चुनाव होते हैं और राज्य के जो विधानसभा और विधान परिषद का जो चुनाव होता है, यहाँ तक संपन्न करवाता है। जो अभी देखिए, उत्तराखंड में जो लोकल बॉडी का जो चुनाव होता है ना, वो केंद्रीय या भारतीय चुनाव आयोग द्वारा नहीं करवाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग को क्या है, केंद्रीय चुनाव आयोग भी हम कह सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय बॉडी का जो इलेक्शन होता है, चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो नगर पंचायत का हो या नगर पालिका का हो, उनका चुनाव क्या होता है, उसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग होता है। उसके लिए क्या होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। और जो केंद्रीय चुनाव आयोग या भारतीय चुनाव आयोग जो होता है, ये किनका किनका चुनाव करते हैं पहले इसको समझ लीजिएगा। इनमें चुनाव करते हैं हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव का करवाते हैं। उसके बाद उपराष्ट्रपति का करवाते हैं। अब जानते हैं इन सबका क्या होता है, चुनाव होता है। फिर लोकसभा का करवाते हैं, फिर राज्यसभा करवाते हैं, और विधान सभा और विधान परिषद का करवाते हैं। इनका चुनाव कौन करवाते हैं, ये छह ऐसे संस्था है या बॉडी कह सकते हैं, जिनका चुनाव क्या होता है, भारतीय चुनाव आयोग या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन के माध्यम से होता है, या किसको केंद्रीय चुनाव आयोग भी कहा जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और जो लोकल बॉडी होता है, उनका जो इलेक्शन करवाते हैं, कौन करवाते हैं, उनका जो इलेक्शन करवाते हैं वो होता है स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, जिसको राज्य चुनाव आयोग कहा जाता है। जैसे अभी आप उत्तराखंड में देखे होंगे आप लोगों ने, नगर निकाय का चुनाव हुआ है। तो जो नगर निकाय का जो चुनाव हुआ है, वो स्टेट चुनाव, जो राज्य चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। अब ये जो चुनाव आयोग का जो मेंशन है, ये हमारे आर्टिकल 324 में है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चुनाव आयोग का जो मेंशन किया गया, उल्लेख किया गया है, वो 324 आर्टिकल में की गई है। देखिए, हमारा जो चुनाव आयोग बना था 1950 में, जब संविधान लागू हुआ था, तो हमारा जो चुनाव आयोग था वो सिंगल था। सिंगल मतलब एक सदस्यीय था। क्या था, एक सदस्य था। एक सदस्य, एक सदस्य था। एक सदस्य के रूप में उनको किया गया था, यानी वन मेंबर थे। लेकिन क्या है, 1989 में इसको क्या है, तीन सदस्य कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तीन सदस्य कर दिया गया। वर्तमान में आप लोग देखे होंगे, चुनाव आयोग का कभी भी बैठक वगैरह होता है तो उसमें देखिएगा, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, यानी एक क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, और दो क्या होते हैं, चुनाव आयुक्त होते हैं। तो इसको ध्यान देगा। नवासी में देखिए, नवासी में क्यों कर दिया गया था, इसका पहले का रीजन भी आप लोग समझिएगा। देखिए, 1989 में क्या होता है कि जो हमें वोटिंग पावर जो है ना, वोट देने का जो उम्र है, वोटिंग राइट, तो वोट देने का जो उम्र है वो 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया था, 18 वर्ष कर दिया गया है।
आप जानते हैं कि हमारा वोटिंग राइट कितने साल का है? 18 साल का है। तो जिससे क्या होता है, चुनाव आयोग पर क्या है, वर्कलोड ज्यादा हो गया था, तो उनकी मेंबरशिप को क्या है, बढ़ा दिया गया है। तो इसको समझ लेगा। पहले हमारे संविधान में चुनाव मतलब वोट देने का अधिकार कितना था? 21 साल था, 21 ईयर था। और जब 1989 में इनको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 ईयर कर दिया गया, 18 साल कर दिया। अभी भी जानते हैं 18 साल है वोट देने का राइट्स। इसीलिए क्या है, इसको अधे सबसे पहले हमारे जो चुनाव आयुक्त बने थे, तो प्रथम जो चुनाव आयुक्त थे उनका नाम है सुकुमार सेन। उनका नाम क्या है? सुकुमार सेन। वर्तमान जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो राजीव कुमार है। वर्तमान में कौन है? राजीव कुमार। न्यूज में आप लोग सुनते होंगे। तो राजीव कुमार क्या है, वर्तमान में क्या है, मुख्य चुनाव आयुक्त है। और प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। आगे इनका जो सदस्य होते हैं, यानी जो कमीशन होते हैं चुनाव आयोग में, उनका चयन करने के लिए एक कमेटी होता है, जिसमें राष्ट्रपति के द्वारा 3 सदस्यों को चुना जाता है। उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, उसके बाद विपक्ष के नेता होते हैं, और क्या होता है, जो प्रधानमंत्री द्वारा एक केंद्रीय मंत्री का क्या होता है, उसमें नामित किया जाता है। ठीक है। उसके बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? 60 वर्ष या 65 वर्ष, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष। अगर कार्यकाल 6 वर्ष पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 65। देखिए सामान्यतः इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष होता है। लेकिन क्या है, अगर 65 साल अगर उम्र ज्यादा हो जाएगा तो उनको क्या होता है, स्वतः ही अपने पद छोड़ना पड़ेगा। हटाने का प्रोसेस क्या है, इनको जो चुनाव आयुक्त होते हैं, जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनको संसद के द्वारा हटाया जाता है। और जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उन मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बाद इनको हटाया जा सकता है। और ये अपना इस्तीफा क्या है, राष्ट्रपति को सौंप सकते हैं। ठीक है। और ये अपने कार्यकाल के बाद क्या होता है, दूसरे काम पे दूसरा पद भी धारण कर सकते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब मेन आता है कि इनके कार्य क्या है, चुनाव आयोग के कार्य क्या है। देखिए सबसे पहले है इनके कार्य। अभी देखिए दिल्ली में चुनाव हुआ है, आप लोग देखे होंगे या। तो इनका जो मेन काम होता है ये चुनावों को करना। देखिए पहला काम होता है कि जो चुनाव आयोग होता है, पहला काम क्या होता है, ये मत पत्र बनाते हैं, या आप कह सकते हैं जो हम लोगों का जो पहचान पत्र होता ना, जिसको मतदान या मत पहचान पत्र कहा जाता है, या मतदान पहचान पत्र जिसे कहते हैं, जिसको वोटर आईडी कहा जाता है। क्या बनाते हैं? वोटर आईडी बनाने का काम करता है। तो वोटर आईडी बनाने का काम किसका है? चुनाव आयोग का है। स्टेट चुनाव आयोग नहीं करता है। ये क्या होता है, केंद्रीय चुनाव आयोग या भारत सरकार के जो चुनाव आयोग होते हैं यही करते हैं, वोटर आईडी बनाना। उसकी दूसरी बात क्या होता है, जब चुनाव होने वाले होते हैं तो क्या होता है, आचार संहिता लागू करना होता है। आचार संहिता जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। आप लोग देखोगे चुनाव, पहले तो आप लोगों ने देखा होगा कि लाउड स्पीकर बहुत तेज बजता था, और लोग क्या है वो वोटिंग के दिन भी प्रचार करते थे, नियम नहीं था। देखिए क्या होता है, ये जो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सभी जो राजनीतिक दल है उन्होंने मिल के क्या था, एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया कि हम ये काम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आजकल क्या होता है, आप लोग देखे होंगे कि जो भी स्कूल वगैरह है, जो भी सार्वजनिक संस्थान होता है, उनके सामने से जब भी कोई प्रचार होगा तो लाउड स्पीकर बंद करना होता है। जैसे स्कूल के सामने से अगर कोई भी प्रचार करने, कोई किसी भी पार्टी का हो, तो उनको बंद करना होता है। ये नियम है, लेकिन बंद नहीं करते, वो अलग बात है। दूसरी बात क्या होता है, शाम को 6 बजे के बाद प्रचार नहीं हो सकता है। 6 बजे के बाद क्या होगा, प्रचार नहीं हो सकता। पहले क्या था, रात भर प्रचार होता था। उसके बाद क्या होता है, लाउड स्पीकर का जो साउंड होगा उसका एक क्या होता है, उसका एक लिमिट, उसका क्या होता है, साउंड होना चाहिए, डेसिबल उनका मेंटेन होता है। ऐसे नहीं कि मतलब लोग को परेशान कर दे, जहाँ गली से जा रहे हो लोग परेशान हो गए। बहुत सारे बीमार लोग रहते हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं, उनको परेशानी होते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अब लाउड स्पीकर किसी भी मोड में चला सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है, चुनाव से 48 घंटे पहले आपको प्रचार खत्म कर देना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि चुनाव जब घोषणा की जाएगी चुनाव की, उसके बाद से कोई भी जो
सरकार होती है, जो सत्ता पक्ष की सरकार होते हैं, वो किसी भी प्रकार के योजना क्या होता है लागू नहीं कर सकते, किसी भी प्रकार से नए प्रोग्राम या योजना नहीं जारी कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, जो भी सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सरकारी मशीनरी का उपयोग प्रचार में नहीं कर सकते, केवल सुरक्षा को छोड़ के। आप बोलेंगे तो मुख्यमंत्री या मंत्री अपने साथ सुरक्षा कर्मी लेके चलते हैं, तो सुरक्षा जरूरी है, ऐसे सरकारी कर्मचारी लेके नहीं जा सकते हैं। समझ लीजिएगा, सरकारी मशीनरी का यूज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो भी कोई किसी को गिफ्ट वगैरह नहीं दे सकते हैं किसी भी प्रकार से। अब गिफ्ट ही मानते हैं, रिश्वत तो नहीं कहेंगे, उसको गिफ्ट के नाम पे दिया जाता है, तो किसी प्रकार का गिफ्ट वगैरह नहीं दिया जा सकता है। तीसरी बात क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं उनका क्या होता है, अभी देखिए क्या होता है कि उनके सारे संपत्ति को क्या होता है ब्यौरा देना होता है, उनकी मतलब उनके कितने चल अचल संपत्ति है उनको देना होता है। अब ये नियम बना दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी अगर आपराधिक मुकदमे हैं तो उसमें न्यूज पेपर में उसको मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे खिलाफ इतना मतलब आपराधिक मामले वगैरह है और किस किस धारा में है। जिससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है कि हमें मालूम चले कि हमें हम जिस व्यक्ति को चुन रहे हैं वो वास्तव में सही है या गलत है। पहले ये सारी चीज नहीं था, संपत्ति का ब्यौरा देना होता है। फिर क्या होता है, जो खर्च होता है, देखिए वर्तमान में क्या होता है, जो विधानसभा है उसमें एक जो विधायक है वो प्लेन में क्या है, जो प्ले एरिया है उसमें 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। और जो सांसद होता है उनको क्या है 95 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं। जानते हैं ये कुछ नहीं होता है। आप लोग देखिएगा हल्द्वानी के जो मेयर के चुनाव में उसमें भी इससे ज्यादा खर्चा हो गया हुआ देखे होंगे। तो ये मतलब एक नियम है, लेकिन इससे ज्यादा खर्चे होते हैं। विधायकी में करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, तो ये नियम है, ज्यादा नहीं खर्च कर सकते हैं लेकिन खर्चे हो जाते हैं। मेयर के चुनाव में इससे ज्यादा खर्चा हो गया होगा, आप लोगों ने देखे होंगे कितना ज्यादा अपना पैसा खर्च होता है। तो ये सारे नियम क्या है, आचार संहिता में है, जिसको चुनाव आचार संहिता कहते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट कहा जाता है। तो इसको हर पार्टी को मानना चाहिए, लेकिन मानते कोई नहीं है। बहुत सारी चीज का क्या होता है उल्लंघन होते रहते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका होता, तीसरी बात क्या होता है कि जो चुनाव आयोग होता है या केंद्रीय जो चुनाव आयोग है, ये राजनीतिक पार्टी को क्या है मान्यता देते हैं। राजनीतिक जो दल होता है या पार्टी होता है उनको क्या है मान्यता देते हैं। क्या देते हैं, राजनीतिक दल जो पार्टी होते हैं उनको क्या देते हैं मान्यता देते हैं, यानी उसको परमिशन देते हैं। देखिए राष्ट्र मुख्यतः जो राजनीतिक दल होता है वो दो प्रकार के मान सकते हैं। एक होता है जो चुनाव लड़ते हैं, देखिए ऐसे तो बहुत लोग राजनीतिक दल के रूप में रजिस्टर्ड होते हैं, लेकिन चुनाव जो लड़ने वाले हैं उनकी बात बोलता हूँ। एक है राष्ट्रीय दल या राष्ट्रीय पार्टी जिसे कहते हैं, एक राष्ट्रीय पार्टी हो गया, और एक होता है क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी कहते हैं। ये दोनों क्या है चुनाव लड़ते हैं। और चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड तो बहुत सारे पार्टी कर सकते हैं, मतलब लोग कर सकते हैं, लेकिन जो चुनाव लड़ते हैं एक तो राष्ट्रीय दल होते हैं, एक क्षेत्रीय दल होते हैं, और जो किसी दल में शामिल नहीं होते उसको निर्दलीय कहा जाता है। अब लोग जानते हैं जो किसी दल में शामिल नहीं होते उसको क्या कहते हैं निर्दलीय होता है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी कौन होंगे, किस पार्टी को मान्यता दी जाएगी, उसका निर्धारण कौन करेंगे, उसका निर्धारण चुनाव आयोग करेंगे। उसका निर्धारण कौन करेंगे, चुनाव आयोग। ये देखिए इसमें राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्या प्रावधान है। देखिए राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए ये प्रावधान है कि कोई भी ऐसा पार्टी जिनको किसी लोकसभा में भारत में जितने वोट मतलब उस लोकसभा में यूज हुआ है उसका 6% वोट उनको मिलना चाहिए। कितने परसेंट, 6% वोट उनको मिलना चाहिए, पहली बात है। अगर 6% वोट अगर किसी राजनीतिक पार्टी को पूरे भारत में से मिले तो उनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। 6% वोट बहुत ज्यादा होता है। या क्या हो सकता है, लोकसभा के 2% सीट उन्होंने जीता हो। लोकसभा में कितने जीते हो, 2% अगर जीते हो, या 3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिले हो। कितने राज्यों में, 3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिले हो। देखिए देखिए अभी जो आम आदमी पार्टी है उनको 3 राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिला है, तो उनको क्या है राष्ट्रीय दल के रूप में
मान्यता मिली है। कहाँ कहाँ पे? एक तो पंजाब में, एक दिल्ली में, और कहाँ पे? गुजरात में। तो ध्यान रखिएगा। तो ये तीन क्राइटेरिया अगर जो भी फुलफिल करेंगे, उस पार्टी को क्या होगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेंगे। ठीक है, उनको क्या मिलेगा? राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। अब बताइए, राष्ट्रीय पार्टी बनने का क्या फायदा होता है? कुछ राष्ट्रीय पार्टी जब बनेंगे तो उसको कुछ तो फायदा होंगे। देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टी बनेंगे उनका फायदा देखिए क्या होता है। पहला नंबर तो उनका क्या है? एक स्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है। स्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है। आप लोग देखे होंगे जितने भी राष्ट्रीय पार्टी है, चाहे भारत में कहीं पर भी चुनाव लड़ते ना, उनका चुनाव चिन्ह सेम होता है। जैसे बीजेपी मान लीजिए, तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय पार्टी है, तो उनका जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, वो क्या होता है, कहीं पे भी लड़ेंगे तो उनको कमल का फूल में ही उन चुनाव चिन्ह मिलेगा। लेकिन जैसे उत्तराखंड में यूकेडी को देखे होंगे आप लोगों ने, यूकेडी क्या है? एक क्षेत्रीय दल है। तो यूकेडी अगर उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे तो उनका चुनाव चिन्ह अलग होंगे। अगर वही यूकेडी अगर यूपी में चुनाव लड़ते हैं तो उनका चुनाव चिन्ह अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो स्थायी जो जो राष्ट्रीय दल होते हैं उनको स्थायी चुनाव चिन्ह मिलता है। जैसे आम आदमी पार्टी, उनको कहीं पे भी चुनाव लड़ेंगे तो उनको क्या मिलेगा? एक ही चुनाव चिन्ह मिलेगा, झाड़ू। और अगर मान ली समाजवादी पार्टी है, वो अगर चुनाव लड़ेंगे तो उनको क्या होता है, हर राज्य में उनको अलग अलग चुनाव चिन्ह मिल सकता है। तो इसको ध्यान रखिए, एक स्थायी चुनाव चिन्ह मिलेगा। दूसरा क्या होता है, जो राष्ट्रीय पार्टी होगा उसको ऑल इंडिया रेडियो, जो भारत सरकार का जो रेडियो, ऑल इंडिया रेडियो से प्रचार, फ्री प्रचार करने को मिलेगा कि ये राष्ट्रीय पार्टी है, वो प्रचार कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म में क्या है, प्रचार कर सकते हैं। ये फ्री कर प्रचार करना मिलेगा इनको। ध्यान दीजिएगा, इनको फ्री प्रचार मिलेगा। तीसरा है कि जो राष्ट्रीय दल होगा वो हर राज्य के राजधानी में उनको क्या है, पार्टी कार्यालय बनाने के लिए मुक्त भूमि मिलेगा। क्या मिलेगा? मुक्त भूमि मिलेगा कार्यालय बनाने के लिए। कार्यालय बनाने के लिए क्या मिलेगा? मुक्त भूमि मिलेगा। किसके लिए? कार्यालय बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए। जैसे मान लेते बीजेपी को अगर देहरादून में अगर कार्यालय बनाना है, या कांग्रेस को कार्यालय बनाना है, तो वहां पे उनको सरकार की तरफ से फ्री ऑफ भूमि दिया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट भूमि मिलेगा। तो ये तीन जो प्रावधान है या जो मेंशन है किया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो केवल राष्ट्रीय पार्टी को मिलता है। जो क्षेत्रीय पार्टी होता है उनको नहीं मिलता। एक तो स्थायी चुनाव चिन्ह होता है, ऑल इंडिया रेडियो से प्रचार कर सकते हैं फ्री। और दूसरा आता है कि हर राज्य के राजधानी में सभी जगह नहीं, राष्ट्र राज्य के राजधानी में केवल कार्यालय ओपन करने के लिए क्या होता है, मुक्त भूमि मिलता है। ये सारे प्रावधान कहाँ मिलते हैं? ये राष्ट्रीय पार्टी को मिलता है। क्षेत्र पार्टी को ऐसे कुछ सुविधाएं नहीं मिलती है, इसको ध्यान रखिएगा। क्षेत्रीय पार्टी को ऐसे सुविधाएं नहीं मिलती है, इसको आप लोग को ध्यान देना होगा। दूसरी बात होता है कि जो चुनाव आयोग होता है, वो क्या होता है, चुनाव का तिथि का निर्धारण करता है कि कब कब चुनाव होगा। तो क्या है, चुनाव के तिथि का निर्धारण करना, चुनाव तिथि का निर्धारण करना। तो चुनाव की जो तिथि होगा यानी डेट होगा, उसका निर्धारण कौन करेंगे? चुनाव आयोग के द्वारा किया जाएगा। फिर जो मतगणना होता है, मतगणना करवाएगा। ठीक है, उसके बाद जो वोटिंग करवाएगा, ये वोटिंग करवा सकता है। उसके बाद क्या होगा, वोटिंग करते वक्त क्या होता है, जो भी चीजों को उनको चाहिए होता है वो राज्य या केंद्र सरकार से उसका डिमांड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे पर्यवेक्षक होते हैं, आप लोग जानते हैं, जो चुनाव के समय कोई धन बल का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उसका इस्तेमाल करते हैं। आजकल आप लोग जानते हैं ईवीएम मशीन का यूज करते हैं। पहले क्या था, बैलेट पेपर पे होता है, लेकिन अभी क्या है आपका, ईवीएम मशीन से इसका होता है। आप लोग बता सकते हैं कि भारत में सबसे पहले ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किस चुनाव में किया गया था? ये आप लोगों को बताना है। आजकल आप लोगों ने देखा वीवीपैट हो गया है, कि जो वोट दिया जा रहा है वो मैंने जिस कैंडिडेट को दिया है उसको मिला कि नहीं, ये भी आपको मिल रहा है। उसके बाद नोटा हो गया है। नोटा क्या है कि अगर आपको किसी कैंडिडेट पर अगर आपको भरोसा नहीं है, तो आप किसी कैंडिडेट को ना देख के अपने वोट को क्या है, नोटा में दे सकते हैं। तो ये सारी सुविधा क्या होता है, देखिए इसमें जागरूकता बनाने के लिए की गई है कि बहुत सारे लोग पहले क्या था कि कैंडिडेट अच्छे नहीं होने पर क्या था, मतदान करने नहीं जाते थे। तो कम से कम लोगों का ये
हो जाए कि धीरे धीरे अगर ऐसे प्रोग्रेस रहे तो कभी कानून ये भी बन सकता है कि अगर कहीं पे भी नोटा को अगर सर्वाधिक वोट मिल जाए तो वहां पे दोबारा चुनाव हो जाए। ऐसे अभी तो नियम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसे नियम बन सकता है। क्योंकि जब लोग नहीं चाहेंगे अपने क्षेत्र में जितने लोग खड़े हुए हैं उनको, ऐसे होना चाहिए कि भाई जब हमें उन क्षेत्र के जो भी लोग हैं, जो भी कैंडिडेट खड़े, वो कोई भी हमें पसंद नहीं है तो हम अपने प्रतिनिधि क्यों चुने उनको। क्योंकि राजनीतिक पार्टी क्या होता है, अपने फायदे के लिए ये सब करते हैं। तो उनको क्या होता है, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए। देखिए आज क्या होता है, दबंग लोग, बाहुबली लोग और जितने भी ज्यादा अपराधी वाले लोग क्यों चुनाव में आते हैं, क्योंकि उनको जीतने की क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, यानी उनकी क्या होता है, जीतने की जो चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं, इसलिए उनको ऐसे लोगों को खड़े ज्यादा करते हैं। तो अगर नोटा के माध्यम से अगर ये संदेश चला जाएगा कि ऐसे भी हो सकता है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में कि जो चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हो, प्रत्याशी हो, वो साफ सुथरे मतलब हो, इसको भी संभावना है। तो ये हो गया हमारे चुनाव आयोग के बारे में। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगला है लोकसभा, संघ लोकसभा। देखिए लोकसभा आयोग दो होते हैं, एक संघ लोकसभा आयोग होता है और एक राज्य लोकसभा आयोग होता है, और एक होता है संयुक्त लोकसभा आयोग होता है। कि जब दो या दो से अधिक राज्य मिलकर एक लोकसभा बनाते हैं उसको संयुक्त लोकसभा कहते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे संघ लोकसभा आयोग, जिसको यूपीएससी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जो यूपीएससी के माध्यम से जो पेपर वगैरह करवाया जाता है, और उसके माध्यम से जो केंद्रीय और अखिल भारतीय जो सेवाएं होते हैं उनके कर्मचारी का क्या होता है, चयन किया जाता है। देखिए इसका मेंशन किस आर्टिकल में की गई है, तो ध्यान दीजिएगा। वो आर्टिकल है 315 से लेकर 323 तक में इसका मेंशन की गई है, इसको ध्यान रखिएगा। और आपको बताया था कि आर्टिकल 312 में क्या, अखिल भारतीय सेवाओं को गठन करने का प्रावधान राज्यसभा को दी गई है, ये आप लोगों को बताया था। राज्यपाल जब राज्यसभा बता रहे थे तो राज्यसभा को दी गई है। कब, आर्टिकल 312 के माध्यम से अखिल भारतीय सेवा। इसमें क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और भारत राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, सदस्य। देखिए इस समय जो संघ लोकसभा है, एक अध्यक्ष होते हैं और 10 सदस्य होते हैं। सदस्य की संख्या कितनी है, 10 होती है। ठीक है, और नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति से कौन करते हैं। कार्यकाल क्या है, 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो। इनका काम क्या होता है, इनका मुख्य काम होता है कि परीक्षाओं के माध्यम से केंद्रीय और जो अखिल भारतीय सेवा होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं उनका चयन करना, यानी परीक्षा के माध्यम से उनका क्या होता है ये। और ये क्या होता है, जो कार्मिक मंत्रालय होते हैं उनके अंतर्गत काम करते हैं। किनके अंतर्गत काम करते हैं, कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। आप लोग जानते हैं जो मसूरी है उसमें लवासना जिसे कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र जो है, इसमें क्या होता है, इनके जो सदस्य होते हैं उनका क्या होता है, ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है। और आप लोगों ने देखा होगा देहरादून में एफ एफआरआई का नाम सुनेगा। उसमें क्या होता है, इंडियन जो वन सर्विस के लोग होते हैं, जिसको भारतीय वन सेवा के लोग होते हैं, उनका वहाँ पे क्या प्रशिक्षण होता है। उत्तराखंड बहुत इंपॉर्टेंट है इन मामले में कि वहाँ पे क्या यूपीएससी के जो कैंडिडेट होते हैं उनका क्या होता है, प्रशिक्षण होते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब ये राज्य लोकसभा आयोग का गठन किया था जो हर राज्य में होता है। जो उत्तराखंड में आप लोग जो पेपर आप लोग करवाएंगे वो क्या होता है, राज्य लोकसभा आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे, जो कहाँ पे है, उत्तराखंड में हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में है तो ये क्या होता है, इसमें भी अध्यक्ष होते हैं और सदस्य होते हैं। ये क्या होता है, जो विधानसभा होता है उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, और इसका नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा किया जाता है। और उनको हटाना भी राज्यपाल। इसकी कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष या 62 साल जो भी पहले हो इनको हटाया जाता है। इनका काम क्या होता है, जो राज्य के जो कर्मचारी होता है। देखिए पहले अधिकतर क्या होता है कि जो ए राज्य में जो ए और बी ग्रेड के जो अधिकारी होते थे उनका चयन करते थे। यानी कुल मिला के जो राजपत्रित अधिकारी होते थे, जो गेजेटेड ऑफिसर होते थे, उनकी नियुक्ति करते थे। लेकिन अब देखिए उत्तराखंड में क्या है, जब से ये यूके ट्रिपल एससी में गड़बड़ी हुआ है, उसके बाद से क्या था, लोकसभा आयोग हर एग्जाम ले रहा है, उनको हैंड ओवर किया गया है। लेकिन अलग दूसरे जो राज्य होते हैं उनमें क्या होता है, जितने भी बी ग्रेड और ए ग्रेड के अधिकारी होते हैं उनका ही क्या है, उनके परीक्षा लेते हैं। लेकिन उत्तराखंड में थोड़ा सा ये विषय चल रहा है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए उत्तराखंड में क्या है, दारोगा से लेके सभी का क्या होता है, ऐसा देखो यूपी वगैरह में क्या, दारोगा पुलिस वगैरह के लिए अलग सा उनका आयोग होता है। शिक्षा के वहाँ यूपी में क्या होता है, जो शिक्षा वाले होते हैं, जो जीएससी वगैरह या वहाँ पे टीजीटी पीजीटी होते हैं, उनके लिए क्या है, अलग से माध्यमिक बोर्ड बने हुए हैं।
उत्तराखंड में क्या है, या तो यूके ट्रिपल एससी के माध्यम से लिया जाता है जिसको एलटी में लेते हैं, और दूसरी बात क्या होता है इनमें, जो लेक्चरर का क्या है, लोकसभा आयोग द्वारा ले रहे हैं। आप लोग यूपी में भी फॉर्म भर सकते हैं, जो अभी देखिएगा पिछला फॉर्म भरा गया उसका पेपर होने वाला है शायद अप्रैल मई में पेपर होने वाला है। देखिए उत्तराखंड में तो केवल सरकारी कॉलेजों के लिए परीक्षा होते हैं, लेकिन यूपी में क्या है, प्राइवेट कॉलेज बहुत है। प्राइवेट मतलब होता है स्वावित्त वाले कॉलेज है। देखिए उत्तराखंड में स्वावित्त वाले कॉलेजों में लगभग पेपर नहीं होता है, वो ऐसे चुने जाते हैं। लेकिन यूपी में क्या होता है, जो स्वावित्त वाले कॉलेज होते हैं उसमें टीजीटी और पीजीटी के माध्यम से क्या होता है, टीचरों का सिलेक्शन किया जाता है। और वहां पे भी क्या होता है, एलटी होता है जो सरकारी स्कूल के लिए होता है, और जीआईसी के लिए अलग सा होता है जो सरकारी स्कूल होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में भी क्या फॉर्म भरा जा सकता है। अभी देखिए दिल्ली में भी शायद कुछ वैकेंसीज आया है, उसमें भी देख सकते हैं। आगे है भारतीय वित्त आयोग, यानी जो हमारे फाइनेंस कमीशन जो होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए फाइनेंस कमीशन क्यों जरूरी है, पहले इसको पहले समझ लेते हैं। इसका जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 280 में इसका किया गया है, यानी 280 में इसका मेंशन किया गया है। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष के लिए होता है, लेकिन कोई ऐसे नहीं है, इसको एक्सटेंशन भी किया जा सकता है। क्या कहते हैं, इसको एक्सटेंशन भी किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो कार्यकाल ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले हमारे वर्तमान में जो वित्त आयोग है वो अरविंद पनगड़िया का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वही क्या है, हमारे वर्तमान में क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्ष है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन है, मतलब अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, पनगड़िया थे। जी है, जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वर्तमान में 16वें वित्त आयोग चल रहा है। और पहले वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वो केसी नियोगी जी थे। तो केसी नियोगी, देखिए इससे जो 14, इससे पहले जो 15वें वित्त आयोग थे उनके जो अध्यक्ष थे वो एन के सिंह थे। ये कभी कभी पूछ लेता है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा कि कौन कौन बने हैं आसपास। तो इसको भी आप लोगों को ध्यान देना जरूरी है। तो अरविंद पनगड़िया क्या है, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। अब देखिए इनके कार्य क्या होते हैं पहले समझिएगा, इसको समझना बहुत जरूरी है कार्य को। देखिएगा हमारे यहाँ पे जो टैक्स होता है, टैक्स कलेक्शन होता है, एक तरफ पे हमारे केंद्र सरकार है और एक तरफ पे हमारे यहाँ पे राज्य सरकार होती है। जो और इस ये क्या करते हैं, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या करते हैं, अलग अलग क्या होता है, करों का क्या होता है, इकट्ठा करते रहते हैं, नहीं कर लेते हैं, टैक्स लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान है कि हमारे यहाँ पे आपको पता कि हमारा देश कैसा है, स्टेट ऑफ यूनियन है, यानी राज्यों का संघ है। तो राज्य संघ होने का अर्थ क्या है, केंद्र सरकार के पास क्या ज्यादा शक्तियां है। और ज्यादा शक्तियां होने के कारण क्या होता है, जो हमारे यहाँ पे जितनी भी टैक्स लगाया जाता है उसका अधिकांश जो टैक्स का कलेक्शन करते हैं वो केंद्र सरकार करते हैं। और राज्य सरकार को जो टैक्स होता है वो कम टैक्स कलेक्शन उनको मिलता है। जैसे देखिए जीएसटी जितना होता है, इनकम टैक्स जितना होता है, कॉर्पोरेट टैक्स जितना होता है, उसके बाद जो आपका सीमा शुल्क वगैरह होता है, ये सब क्या होता है, हमारे जो केंद्र सरकार होते हैं ये इनमें टैक्स लगाते हैं। जो राज्य सरकार क्या होता है, रोड टैक्स हो गया, एक्साइज जो शराब वगैरह होता है इन पे टैक्स लगाते हैं, मनोरंजन कर लगाते हैं, हाउस टैक्स लगाते हैं, ये सब क्या है, राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है। तो केंद्र सरकार के पास क्या है, टैक्स लगाने की क्या है, शक्तियां ज्यादा होती है। अब जब शक्तियां ज्यादा होगी तो उनके पास पैसा भी ज्यादा कलेक्शन होगा। जब केंद्र सरकार के पास जब पैसा यानी टैक्स ज्यादा कलेक्शन होगा, तो राज्य सरकार बोलेगा कि हमें अपने राज्य को चलाने के लिए क्या है, हमारे राज्य से जो टैक्स आपने कलेक्शन किया है उसका कुछ भाग हमें दीजिए, तभी तो हम राज्य को चला पाएंगे। तो ये जो वित्त आयोग होता है, जो केंद्र सरकार ने जो कर संग्रह किया है, कर को क्या है, कलेक्ट किया है, संग्रह किया है, उनमें से क्या होता है, राज्य के जो हिस्सेदारी होते हैं, क्या है, राज्य के जो हिस्सेदारी होता है उसका निर्धारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, राज्य के हिस्सेदारी को क्या करते हैं, हिस्सेदारी का निर्धारण करते हैं कि राज्य को उनमें से कितना परसेंट मिलना चाहिए, राज्यों को उनमें से कितना मिले। देखिए केंद्र सरकार ने जितने भी कर संग्रह किया होगा या कलेक्शन किया होगा, उनमें से राज्यों को उनमें से कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इसका निर्धारण कौन करेंगे, वित्त आयोग करेंगे। इसका निर्धारण कौन करेंगे, वित्त आयोग करेंगे। देखिए वर्तमान में भारत में जो
ये केंद्र सरकार जो कर कलेक्शन करता है उसका क्या है, 60 और 40 के में क्या है, ये रेशो बना हुआ है। यानी केंद्र सरकार अगर 100 रुपए कलेक्शन किया होगा तो 60 रुपए क्या है, केंद्र सरकार को मिलेगा, और 40 रुपए क्या होगा, राज्य सरकार को मिलेगा। इसका निर्धारण किसने किया है, वित्त आयोग करता है। तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या होगा, केंद्र सरकार द्वारा कर संग्रह जो करता है उसका राज्य और केंद्र के मध्य बंटवारा करता है। किसके मध्य बंटवारा करता है, राज्य और केंद्र के मध्य क्या होता है, उनको डिवाइड करने का काम किसका है, वित्त आयोग का काम है। एक बात ध्यान रखिएगा, जिस राज्य में से कर ज्यादा कलेक्शन होगा उस राज्य को कर ज्यादा मिलेगा, मतलब ये हिस्सेदारी भी ज्यादा मिलेगा। अब देखिए कैसे, देखिए महाराष्ट्र या जो इंडस्ट्रियल एरिया, जो राज्य है जहाँ पे ज्यादा है, या जहाँ पे ओपीसी ज्यादा है, जहाँ पे लोग, ऐसे लोग रहते हैं जहाँ पे जो लोग टैक्स ज्यादा देते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आप लोग देखेंगे जितने भी फिल्म नगरी है, उद्योगपति है, वो सब क्या है महाराष्ट्र में। तो वहां पे क्या होगा, इनकम टैक्स ज्यादा देते हैं वो लोग, तो महाराष्ट्र को क्या होता है, ज्यादा हिस्सेदारी मिलता है। अब मान लो उत्तराखंड हुआ, यहाँ पे ऐसे लोग कम है, जो इनकम टैक्स देने वाले लोग कम है, तो इनकी हिस्सेदारी कम मिलेगा। तो समझ लीजिएगा, जो इसलिए बोला जाता है ना कि हर राज्य में क्या होना चाहिए, जितना ज्यादा ऑफिसेस होगा, ऑफिस मतलब क्या होता है, जो अलग अलग ऑफिस होगा तो वह काम करने वाले लोग होंगे वो अपना इनकम टैक्स भरेंगे, या जो उद्योगपति होंगे तो उद्योगपति लोग कौन सा टैक्स देंगे, कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, जिसको निगम कर कहा जाता है, जो क्या होता है उस राज्य के माध्यम से जाएगा तो उस राज्य को ज्यादा देगा। इसलिए आप लोग देखेंगे जिन राज्यों में क्या है उद्योग धंधे ज्यादा लगे होंगे उन राज्यों के ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस करता है, क्योंकि उनमें केंद्र में से ज्यादा पैसा मिलता है। और जिन राज्यों में क्या है उद्योग धंधे बहुत कम है, ऑफिस बहुत कम है, आप लोग देखेंगे बिहार झारखंड इस साइड में कम गरीबी क्यों है, एक तो वहां पे कोई ऑफिस नहीं होता है, लोग जाते नहीं है, क्योंकि डर है कोई लूटपाट ना कर ले, उसके उद्योग धंधे भी नहीं है, तो वहां पे टैक्स कलेक्शन ही नहीं होता है। तो टैक्स कलेक्शन होने के लिए क्या है, एक तो ऑफिसेस बहुत जरूरी है और दूसरे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। उत्तराखंड में देखिएगा 2005 के बाद से जब सिटकुल शुरू हुआ उसके बाद देखिएगा टैक्स कलेक्शन बहुत ज्यादा होता है। इससे पहले उत्तराखंड के जो इकोनॉमी को मनी ऑर्डर इकोनॉमी कहा जाता था, कि बाहर में जो उत्तराखंड के लोग जाते थे और वहां से जो काम करते थे और मनी ऑर्डर के माध्यम, यानी डाक के माध्यम से घर में जो पैसे बेचते थे, वही क्या था, इनकम का मुख्य सोर्स था। आज क्या है, देखिए सिटकुल लगने से बहुत सारे लोगों को क्या मिला, एम्प्लॉयमेंट मिला। और यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, अलग अलग कंपनी के ऑफिसेस बने, उनके सीईओ हो गए, उनके मैनेजर यहाँ पे रह रहे, तो जब जो मैनेजर उत्तराखंड में जॉब कर रहे हैं तो उनका इनकम टैक्स उत्तराखंड में ही तो भरा जाएगा। तो पता ही तो वो उस टैक्स का हिस्सेदारी किसको मिलेगा, उत्तराखंड गवर्नमेंट को मिलेगा। तो इसलिए क्या होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन और वहाँ का अगर सही माहौल है तो, अब आप जानते हैं कि जब यहाँ पे नरेंद्र तिवारी मुख्यमंत्री थे, एन डी तिवारी, तब क्या है ये सिटकुल लगे थे, जो 2002 में इसको पास किया गया था और 5 में उसको लागू किया गया था। जो सेज कहते हैं, इसका मेन नाम क्या है, सेज, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है इसको। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहते हैं, जो चाइना मॉडल पे है, ये कौन से मॉडल पे है, चाइनीज मॉडल पे है। तो समझ लीजिएगा उसके बाद ये उत्तराखंड में कितने सीट कुल है, 7 सीट कुल है, ये भी आप लोग जानिएगा। और सबसे बड़ा सीट कुल कौन सा है, अभी तक पंतनगर अभी तक बड़ा है, लेकिन कुछ दिन बाद सितरगंज वाला बड़ा हो जाएगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज देखने का, तो वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, केंद्र और राज्य के बीचों में करों का विभाजन करना। अगला है वस्तु एवं सेवा कर, जिसको जीएसटी परिषद कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि जीएसटी कब लागू हुआ, और जीएसटी क्या है, एक प्रकार का क्या है, अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी क्या है, एक इनडायरेक्ट टैक्स है। देखिए जो भी हम वस्तु खरीदते हैं उसमें जीएसटी लगता है। आप अगर 5 रुपए का बिस्किट की खरीद रहे हैं तो उसमें भी जीएसटी लगता है, ध्यान देगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सभी वस्तुओं पर लगता है। तो देखिए इसका संवैधानिक में कहाँ पे उल्लेख किया गया है, आर्टिकल 279A में इसका मेंशन किया गया है, जीएसटी परिषद का। और 101वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या होगा, इसको लाया गया हमारे संविधान में, मेंशन किया गया है। और इसको कब लागू किया गया था, 1 जुलाई 2017 को हमारे संसद द्वारा इसको लागू किया गया, देश में लागू किया गया। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी हमारे यहाँ लागू किया गया, जिसको वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। ठीक है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है। और ये क्या है, एक अप्रत्यक्ष कर है। कैसे टैक्स है ये, इनडायरेक्ट टैक्स है, इसको ध्यान रखिएगा। और ये तीन प्रकार के होता है, एक होता है CGST, और एक होता है SGST, GST सॉरी, और एक होता है IGST। एक होता है सेंट्रल GST कहते हैं, एक होता है स्टेट GST होता है, और एक होता है इंटीग्रेटेड GST होता है। तो ये तीन प्रकार के ये GST होते हैं। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो क्या होते हैं, GST परिषद के अध्यक्ष होते हैं। GST परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, जो हमारे यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर होगी इस समय निर्मला सीतारमन जी है, तो वही GST परिषद के क्या है, अध्यक्ष है। इसको ध्यान रखिएगा। देखिए, GST परिषद का मेन काम क्या होता है कि जो GST कलेक्शन की जाती है, उनको अलग अलग राज्यों में कितना उनको मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, उनके क्या है, जो भी विसंगतियां होती है, उन सारे विसंगतियों पर चर्चा करना होता है। और जो भी राज्यों को जितना मिलना चाहिए उसके बारे में मेंशन करते हैं, या उनको देते हैं, या उनसे जो भी डीलिंग होता है उसको करते हैं। आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ पे GST जो स्लेब है, कभी कभी क्वेश्चन पूछे तो देखिए हमारे यहाँ पे GST स्लेब होता है 0%, 5%, 12%, 18%, और क्या है, 28%। ये है हमारे यहाँ पे GST स्लेब। उसमें 0% लगता है, जो खुला हुआ आटा वगैरह चावल चावल जो मिलता है, इन पे क्या आता है, 0% GST लगता है। और जो पैकेजिंग फूड होता है उसमें 5% लगता है, जो चावल वगैरह जो पैकेट होता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और जो लग्जरी चीज होता है उनको क्या होता है, उसमें 28% GST लगता है। अब देखिए, भारत में दो पदार्थ अभी भी GST में नहीं है, एक होता है मादक पदार्थ, और एक क्या है, आपका पेट्रोलियम। ये दोनों अभी GST के अंतर्गत इनको शामिल। मादक पदार्थ मतलब क्या होता है, शराब वगैरह जो होता है, या तंबाकू जो होते हैं, इनको GST के अंतर्गत नहीं लाया गया है। और दूसरा है पेट्रोलियम। अब जानते हैं कि हमारे यहाँ पे जो नशीले पदार्थ होते हैं, उन पे क्या होता है, 200% टैक्स लगता है, कहीं कहीं पे तो और ज्यादा टैक्स लगता है। और पेट्रोलियम पे भी बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। देखिए, अगर इन दोनों को अगर GST के अंतर्गत ला लेंगे ना, तो 28% से ज्यादा टैक्स नहीं लगेंगे। जितने भी शराबी होंगे उनको बहुत मजा आ जाएगा कि शराब का दाम आधा हो जाएगा। वर्तमान में जितने भी शराब का दाम है, उससे आधा से भी कम हो सकता है, अगर GST के अंदर अगर शराब आ जाए तो क्या होगा, आधा से भी कम हो जाएगा कीमत, समझ लीजिएगा। पेट्रोलियम भी सस्ता हो जाएगा। अब लोग जानते हैं कि पेट्रोलियम में दो तरह के टैक्स लगते हैं। देखिए, एक तो क्या होता है, देखिए वर्तमान में पेट्रोलियम पे दो तरह के टैक्स लगते हैं। एक तो क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जब विदेशों से पेट्रोलियम लाते हैं, जैसे ईरान, सऊदी अरब से जब पेट्रोलियम लाते हैं ना, तो उसमें एक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं। कौन सा लगाते हैं, एक कस्टम ड्यूटी लगाते हैं, जिसको सीमा शुल्क कहते हैं। ये तो क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते हैं। कौन लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाते हैं। और एक जब ये किसी राज्य में आता है, जैसे मान लो उत्तराखंड में जब आने वाला होगा यही पेट्रोल, तो उत्तराखंड वाले क्या लगाते हैं, उत्तराखंड सरकार बैट लगाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बैट लगाते हैं, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं। और कस्टम ड्यूटी कौन लगाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए क्या होता है, पेट्रोल का दाम क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिए, इस समय जो पेट्रोल हम लोग खरीदते हैं, लगभग जो उसका ओरिजिनल प्राइस है वो आधा है। अगर आप 90 रुपए लीटर है पेट्रोल खरीद रहे हैं, तो जो पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन के बाद जो बनता है टैक्स, मतलब बिना टैक्स के, वो बनता है ये 30 से 40 रुपए में बन जाता है पेट्रोलियम 1 लीटर। लेकिन क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, ज्यादा टैक्स लगाते हैं, फिर राज्य गवर्नमेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि यूके उत्तराखंड में पेट्रोलियम का दाम और यूपी से थोड़ा सा कम होता है। यूपी में क्या है, पेट्रोलियम का दाम थोड़ा ज्यादा होता है, दो एक दो रुपए। अगला आप लोग देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, जिसको SC आयोग कहा जाता है, नेशनल शेड्यूल कास्ट कमीशन। इसका मेंशन क्या है, आर्टिकल 338 में किया गया है, जिसमें SCO के बारे में है कि कितने उनके जो कल्याणकारी काम होते हैं, उनके जो दिक्कत वगैरह होते हैं, तो उनकी सुनवाई करते हैं। इनमें एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष होते हैं, और 3 सदस्य होते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, इनका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होते हैं। ठीक है, ध्यान देगा। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मेंशन आर्टिकल 338 में किया गया है, 388 में इसका मेंशन किया गया है। ठीक है, भारत में 16.8% क्या है, SC है।
अगर भारत में देखा जाए तो एससी की संख्या कितनी है, जिसको अनुसूचित जाति कहते हैं, तो अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है, एससी की जो संख्या है ये 16.8% है टोटल जनसंख्या। और सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जाति जो रहते हैं वो यूपी में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। सर्वाधिक जो एससी जनसंख्या कहाँ पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में, इसको ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी कहते हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, देखिए इसका जो मेंशन है आर्टिकल 338A में इसका मेंशन किया गया, जहाँ पे एसटी के लोग मेंशन किया गया। और एसटी लोग सबसे अधिक एमपी में पाया जाता है, यानी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक क्या है, एसटी पाए जाते हैं। आप जानते हैं उत्तराखंड के 5 ऐसे जाति है जिसको एसटी का दर्जा मिला है। आपको चर्चा करें आपके साथ, भोटिया, जोनसारी, थारू, बोक्सा, राजी, इनके बात करेंगे तो एमपी में क्या है, सबसे ज्यादा जनजाति लोग पाए जाते हैं। इनके लिए एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य, उनके कार्यकाल भी 3 वर्ष के होते हैं। देखिए इनका काम क्या होता है, जहाँ पे एससी लोग रहते हैं उन पे, देखिए हमारे यहाँ पे जो सबसे जो कमजोर वर्ग, कमजोर मतलब शरीर से नहीं, आर्थिक सामाजिक रूप से जो कमजोर है वो SC ST है। तो उनको साथ कोई इस तरह से कोई अनैतिक कार्य ना हो, या जहाँ पे ये लोग रहते हैं उन क्षेत्र का कंजर्वेशन की जाए, तो इनके लिए ऐसे की जाती है। जैसे आप लोग जानते हैं कि ST ST के जो जमीन होते हैं वो सामान्य लोग नहीं खरीद सकते। अभी देखिए उत्तराखंड में बहुत बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, जो मूल निवासी वाला, और जमीन का जो बंटवारा की बात चल रहा है, कि जो जमीन है वो बाहर के राज्य के जो संपन्न लोग हैं वो खरीद रहे हैं, तो उनको रोकने के लिए बात चल रहा है। देखिए बाहर के लोग जब, जहाँ पे डिमांड ज्यादा हो जाता है वहां पे क्या होता है, महंगे जमीन हो जाते हैं, तो स्थानीय लोगों को क्या होता है, जो लोग होते हैं वो महंगे जब हो जाते हैं तो उसको बेचना शुरू कर देते हैं। जो बेचने शुरू कर देते हैं ना, तो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, जो कैश पैसा होता है वो ज्यादा दिन तक रहते नहीं है, बाद में क्या होता है, ये जो SC ST लोग क्या होता है, बाद में मजदूर बन जाते हैं। आप लोग देखे होंगे झारखंड छत्तीसगढ़ में जहां जहां ST लोग रहते थे वहां पे खनिज पाए गए, तो पहले उनको कम पैसे में, पहले तो इतना कानून इतना कड़ा नहीं था और मीडिया वगैरह नहीं था, तो कम पैसे से उनको हटा दिया। और बाद में जब कैश पैसा होता तो ज्यादा दिन तक रहते नहीं है और खत्म हो जाता, और क्या उनके पास इतना एजुकेशन नहीं कि उस पैसे का प्लानिंग कर पाए, और फिर वो मजदूर बन जाते हैं। जो जमीन पे बेचे हैं उन्हीं जमीन पे जो कंपनी लगे हैं उसी में मजदूरी कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे क्या है, दिक्कतें हैं। तो इसलिए उनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। अगला है अन्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको OBC कहते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको आप क्या कहते हैं, OBC, बैकवर्ड क्लासेस जिसे कहा जाता है। इसका मेंशन क्या है, 338B में इनका मेंशन किया गया। इसे 2000, देखिए इसको 2018 में क्या है, 102 बार संविधान संशोधन के माध्यम से इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसमें भी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, राष्ट्रपति का नेतृत्व करते हैं, इसे कार्यकाल 3 वर्ष। इनका काम होता है कि कौन सा जो जाति, देखिए हमारे यहाँ पे कास्ट बहुत ज्यादा है, क्या है, कास्ट जिसे जाति कहते हैं। तो किन किन जातियों को OBC में रखा जाएगा, तो उनका निर्धारण करने का काम कौन करता है, यही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा उत्तराखंड के कुछ जनरल जो होते हैं सामंता, उनको भी क्या है, क्षेत्र के हिसाब से OBC का दर्जा दिया। आप लोग देखें उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, उसके बाद चमोली के कुछ लोग हैं जो, उनका जो क्षेत्र है वो दुर्गम होने के कारण क्या है, वो उनको भी क्या OBC का दर्जा दिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों ने देखा कि कभी कभी जनरल के नाम के साथ OBC लिखा रहता है, तो OBC क्या होता है, वो जनरल के ही लोग होते हैं लेकिन उनको क्षेत्र के हिसाब से उनको OBC। और OBC में मुसलमानों को भी आरक्षण दिया। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, SC ST में मुसलमानों को नहीं दिया जाता है। SC ST उन लोगों को में आरक्षण दिया जाता है, SC ST में उन लोग आते हैं जो भारत के मूल निवासी हैं। और OBC में जो भारतीय नागरिक हो, जो पिछड़ गए हैं समाज से, उनको वह दर्जा दी जाती है। और हमारे मूल संविधान में जो आरक्षण दिया गया था वो SC ST को दिया गया था, ना कि OBC को दिया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। OBC मतलब नागरिक होना चाहिए और बैकवर्ड होना चाहिए। बैक मतलब उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है तो ऐसे सभी, या उस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है, या उस जाति का विकास नहीं हुआ, तो ऐसे जातियों को क्या है, OBC का दर्जा दी जाती है।
अगला है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी कहा जाता है। ये इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। देखिए सीएजी क्या मेंशन क्या है, हमारे संविधान के आर्टिकल 148 से लेके 151 तक में इसमें मेंशन किया गया है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। इनका कार्यकाल क्या आता है? 6 वर्ष या 65 साल जो भी होते हैं। ये राष्ट्रपति को पत्र लिख के क्या इस्तीफा दे सकते हैं, और इनको क्या है, संसद के द्वारा जैसे न्यायाधीशों को हटाया जाता है वैसे ही इनको हटाने का काम होता है। अब इनका कार्य क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट इसका कार्य। देखिए जो सीएजी होता है, आप लोग जानते हैं, इनका काम होता है ऑडिटिंग करना। ऑडिटिंग मतलब क्या होता है? लेखा परीक्षण करना। अब बोले लेखा परीक्षण क्या होता है? देखिए सरकार क्या होता है, हर डिपार्टमेंट को क्या होता है, बजट के समय क्या होता है, फंड रिलीज करते हैं। अलग अलग कार्य के लिए क्या रिलीज करते हैं? फंड, पैसा रिलीज करते हैं। अब उस पैसे का, वो फंड का सही से इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, इसका लेखा कौन करता है? सीएजी के द्वारा किया जाता है। जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग को दिया है 100 करोड़ रुपए, और 100 करोड़ रुपए दिया कि इनको इस साल कितना नया विद्यालय बनाना है, क्या क्या करना है, कितने टीचर रिक्रूटमेंट करना है, वगैरह वगैरह सब उसको मेंशन किया जाता है। लेकिन अगर क्या होता है, मान लेते हैं ये जो पैसा है, उन्होंने शिक्षा विभाग के जो भी सचिव होगा या मंत्री होगा, उन्होंने अगर उस पैसे में ना लगा के दूसरे पैसे में लगा देंगे, तो इसका भी जांच होता है। देखिए जिस पद में या फंड में पैसा दी जाती है वही काम करना चाहिए, सरकार के नियम के अनुसार यही होना चाहिए। अगर 200 स्कूल बनाना है किसी भी वित्तीय वर्ष में, तो 200 स्कूल के लिए फंड आएगा। अगर उस फंड को दूसरी जगह पे एलोकेशन करेंगे तो भी क्या है, एक कानूनी रूप से क्या अपराध माना जाएगा। तो इसको ध्यान रखिए। तो जो हमारे नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है, या जिसको सीएजी कहते हैं, इनका मेन काम क्या होता है कि जो सरकार द्वारा बजट में जो फंड एलोकेशन की जाती है उसके हिसाब से जो कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, उसका क्या करता है, लेखा परीक्षण करते हैं, उसको ऑडिटिंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑडिटिंग करते हैं। जब ये ऑडिटिंग कर लेते हैं तो अपना रिपोर्ट क्या है, राष्ट्रपति के माध्यम से लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं, यानी लोकसभा अध्यक्ष के पास देते हैं, और लोकसभा अध्यक्ष को क्या होता है, प्रस्तुत करते हैं। अभी आपको 3 समिति बताऊंगा, उनमें से एक होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो सीएजी के जो रिपोर्ट होते हैं उसका अध्ययन करते हैं, और उसके आधार पर क्या होता है, देखते हैं कि कहीं गलत फंड का इस्तेमाल तो नहीं हुआ है, या जो फंड दिया गया उसी एलोकेशन में खर्च हुआ कि नहीं हुआ है। ये सारी चीज क्या होता है, जो हमारे जो लोक लेखा समिति है, ये रैंडमली करते हैं, हर मंत्रालय का नहीं कर पाता है। रैंडमली किसी साल शिक्षा मंत्रालय का उठा लिया, किसी साल रक्षा मंत्रालय का उठा लिया, किसी साल वित्त मंत्रालय का उठा लिया, अलग अलग मंत्रालय के क्या होता है, अलग अलग साल क्या होता है, ये लोग करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका काम क्या होता है, जो लेखा होता है, यानी जो एलोकेशन फंड होता है उसका जांच करना होता है कि सही जगह पे खर्च हुआ कि नहीं। अगला है भारत के महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल का ऑफ इंडिया कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होता है। ये पोस्ट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और इसका मेंशन क्या है, आर्टिकल 76 में किया गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। जब भी राष्ट्रपति चाहे इनको पद से हटा सकते हैं, और कितने साल तक भी रख सकते हैं। और इस्तीफा राष्ट्रपति को देना होता है, और जो भी इनका वेतन वगैरह होता है, ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। अब इनका कार्य क्या होता है, इसको पहले समझ लीजिएगा। जो अटॉर्नी जनरल होता है, या जो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, ये क्या होता है, भारत सरकार का प्रमुख विधि अधिकारी होता है। क्या होता है? विधि अधिकारी। भारत सरकार का मुख्य विधि अधिकारी होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब विधि अधिकारी का मतलब क्या होता है, देखिएगा। कह सकता है कि भारत सरकार का वकील, एक सामान्य भाषा में क्या कह सकते हैं, भारत सरकार का वकील। यानी भारत सरकार के तरफ से जो भी केसेस होगा, मैंने भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई केस होता है, तो भारत सरकार की तरफ से ये वकील के रूप में प्रस्तुत होते हैं कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत हो सकता है, भारत के किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत हो सकते हैं भारत सरकार के पक्ष रखने के लिए। तो भारत सरकार के पक्ष रखने के लिए कहते हैं, इसलिए इसको भारत सरकार का मुख्य या प्रथम विधि सलाहकार कहा जाता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का विधि सलाहकार है, विधि सलाहकार है। ठीक है, भारत सरकार क्या है, विधि सलाहकार है। लेकिन एक बात एक समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं।
जो महान्यायवादी होता है जिसको अटॉर्नी जनरल कहते हैं, ये हमारे संसद में जा सकते हैं। संसद में जब सत्र चल रहा होता है, संसद का जब सत्र या सेशन चल रहा होता है, तो वहां पे डिबेट में भाग ले सकता है, जो भी भाग लगता है भाग ले सकता है। डिबेट में अपना पक्ष रख सकते हैं, डिबेट में अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। डिबेट में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन क्या नहीं कर सकते, मतदान नहीं कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा अटॉर्नी जनरल होता है या महान्यायवादी होता है, एक ऐसा व्यक्ति होता है जो संसद के सदस्य ना होते हुए भी संसद के सत्र में भाग ले सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं, लेकिन मतदान नहीं कर सकते। इसको मेंशन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये क्या होता है अटॉर्नी जनरल के बारे में। देखिए, अटॉर्नी जनरल तो केंद्र सरकार के होते हैं, एक होता है राज्य सरकार के भी एक विधि सलाहकार होते हैं, उसको कहते हैं महाअधिवक्ता या एडवोकेट। एडवोकेट जनरल कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, केंद्र में क्या अटॉर्नी जनरल है, और राज्य में क्या होता है, एडवोकेट जनरल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, एडवोकेट जनरल कहा जाता है। तो एडवोकेट जनरल का मेंशन किस आर्टिकल में किया गया है 165 यानी 165 में इसका मेंशन किया गया है। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए विधि सलाहकार है, उसी प्रकार से जो महाधिवक्ता होता है या एडवोकेट जनरल जो होते हैं, वो क्या होते हैं, राज्य सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। राज्य सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। आप लोग जरा बता सकते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के महाधिवक्ता कौन है, ये आप लोग बताइएगा। इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। इसका क्या होता है, संविधान में कोई अवधि निर्धारित नहीं है, किसी कार्यकाल कोई कोई निर्धारित नहीं है, इनका कोई वेतन निर्धारित नहीं है। इसके बाद क्या था, जो भी होगा राज्यपाल इसको निर्धारित करेंगे। और ये क्या होता, कभी भी राज्यपाल को इस्तीफा दे सकते हैं। और इनका काम क्या होता है, सरकार की तरफ से अपना सरकार का पक्ष रखना, सरकार की तरफ से सरकार का पक्ष रखना, और भारत के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। तो ये हो गया आपका अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल। तो एडवोकेट जनरल कहाँ होते हैं, राज्य के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। और अटॉर्नी जनरल क्या होता है, जो केंद्र सरकार के मुख्य विधि सलाहकार होते हैं। अभी आपको यहाँ पे तीन हमारे संसद के जो समिति है उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो अभी आया है। देखिए, हमारे संसद में तीन जो समिति है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक हेडिंग डालिएगा, संसद के समिति। इसमें दो जानना तो बहुत जरूरी है, तीसरा भी जान लीजिएगा। देखिए, पहला है एस्टीमेट कमिटी से कहते हैं, या इसको परकलन समिति कहा जाता है, या एस्टीमेट समिति कहा जाता है। एस्टीमेट या परकलन समिति से कहते हैं। इसका देखिए, इसमें क्या होता है, टोटल 30 मेंबर होते हैं इसमें। कितने मेंबर होते हैं, 30 मेंबर होता है। और सभी क्या है, लोकसभा से चुने जाते हैं। कहाँ से चुने जाते हैं, लोकसभा। इनका कार्य क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जो बजट एलोकेशन होता है, तो हर डिपार्टमेंट को कितना एलोकेशन दिया जाए उसका निर्धारण करता है। परकलन का मतलब होता है एस्टिमेट करना। जैसे देखिएगा क्या होता है, सिंपल। अब हम लोग सबके साथ यूज होता है। जैसे घर में कोई बच्चे मेले या मार्केट में जाना चाहते हैं, अधिकतर मेले में ही जाते हैं तो पैसा ज्यादा डिमांड करते हैं, या कहीं घूमने जाते हैं। जैसे मान ले कोई मेले में कोई बच्चा जाना चाहता है, तो क्या होगा, घर वाले से क्या होता है, 1,000 रुपए डिमांड कर देगा, 1,000 रुपए चाहिए। लेकिन घर वाले क्या है, अनुभवी होते हैं, वो जानते हैं कि मेले में इतने रुपए कहाँ खर्चा करेंगे बच्चे। तो वो क्या करता है, वो जानते हैं कि इनका 500 रुपए में से काम चल जाएगा। तो उसी प्रकार से क्या होता है, हमारे सरकार के जितने भी विभाग होते हैं, जब इनको बजट बनते हैं ना, तो इनसे पूछा जाता है कि आपके इस साल का नया प्रोजेक्ट क्या है और उसमें कितना रुपए लगेगा, क्या लगेगा, वो सब उनसे पूछे जाते हैं। तो हर विभाग क्या होता है, अपने जो फंड है ना, उसको बड़ा चढ़ा के बताते हैं। जहाँ पे 100 रुपए खर्चा होने वाला है, वहां पे 300 रुपए लिख के भेज देते हैं। तो ऊपर जानकार लोग बैठे रहते हैं, वो क्या करते हैं, इसी तरह से जो बच्चे के साथ जो कटौती किया गया है, उसी हर विभाग के जो एलोकेशन होता है, जो डिमांड की गई है, मांग की गई, उस मांग को भी क्या है, घटाते हैं। तो ये काम कौन करता है, परकलन समिति करता है। ध्यान दीजिएगा, ये काम कौन करता है, परकलन समिति कहते हैं। कि
किसी भी विभाग द्वारा मांगे गए जितना पैसा होता है वो पूरा उनको नहीं दिया जाता है, क्योंकि हर कोई पैसे के मामले में क्या होता है, हर कोई ज्यादा ही मांगता है, कोई कम नहीं मांगता है। जिनको 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है वो सोचता है कि 1.5 लाख रुपए हो जाए, लेकिन कोई नहीं बोलेगा कि 1 लाख रुपए सैलरी है बहुत ज्यादा है, हमें 80,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए नहीं लेते हैं, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो दिक्कत यह है, इसलिए क्या होता है, हर डिपार्टमेंट क्या होता है अपना जो एस्टिमेट होता है उससे ज्यादा का डिमांड कर लेता है, इसलिए एस्टिमेट जो कमेटी होता है उसका काट छाट करने का काम करता है। ये हर जगह होता है, बड़ी बड़ी जगह पे होता है, बच्चों से लेके बड़ी जगह पे सब ये काम चलता है। दूसरा था लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, इसको कहते हैं पीएससी कहा जाता है, पब्लिक ऑडिटिंग कमेटी कहा जाता है। इनमें आपका 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। इनमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनके जो अध्यक्ष होते हैं वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसको नियुक्त करते हैं। और उनका कार्य क्या होता है, अभी आपको बताया कि जो सीएजी एक रिपोर्ट देता है, उस सीएजी रिपोर्ट का क्या करना है, जांच करना होता है। सीएजी रिपोर्ट का क्या करना होता है, जांच करना। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, जैसे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था, कोल घोटाला हुआ था, उसमें सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर हुआ था। अगर मान ले किसी मंत्रालय, अगर कोई ये जो समिति है किसी मंत्रालय का, अगर इस तरह से अगर ऑडिटिंग करने लगेंगे तो उसमें जो गड़बड़ियां है वो सब निकल आता है। तो उसमें क्या होता है कि ये समिति के जो लोग होते हैं, ये क्या होता है, जो भी मंत्रालय संबंधी अधिकारी होता है उनको बुला के क्या होता है, उनके सारे डिटेल मांगते हैं। तो आप लोग बहुत सारे स्कैम के बारे में सुने होंगे, तो वो स्कैम क्या होता है इसके माध्यम से मालूम चल जाता है। जैसे आप कोल स्कैम के नाम सुने होंगे, कोल गेट जिसे कहते हैं। उसके बाद 2G स्पेक्ट्रम का बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। उसके बाद कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। तो उसका उजागर कहाँ से हुआ, सीएजी रिपोर्ट के आधार पर हुआ। तो ये हो गया दूसरा कमिटी। और तीसरा होता है सार्वजनिक उपक्रम कमेटी। सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये जानते क्या होता है, इसको कहते हैं पब्लिक इंटरप्राइज कमेटी कहा जाता है। जो सरकार के बहुत बड़े बड़े जो कंपनियां होता है, जैसे गेल हो गया, भेल हो गया, एनटीपीसी हो गया, तो ये जो सरकार के जो बड़े बड़े ओएनजीसी हो गया, तो ये जो कमेटी होता है इसका जांच करते हैं कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं होता है। देखिए इसमें भी क्या है, 22 सदस्य होते हैं और इसमें से 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इनका काम क्या होता है, जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं जिसको कहते हैं पब्लिक इंटरप्राइजेस जिसे कहा जाता है, उसका लेखा जोखा जो होता है उसका जांच करता है। जैसे मान लेते हैं कोई भेल है, ये सेल है, तो उसमें भारत सरकार का बहुत पैसा लगा होता है। तो उसको क्या होता है, देखते हैं कि इसमें जो पैसा एलोकेशन की जा रहा है वो सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उसका जांच करने का काम कौन करता है, सार्वजनिक उपक्रम समिति करते हैं। यानी जो पब्लिक इंटरप्राइज कमीशन इसको करते कहते हैं, इसको कहते हैं, जो जितने भी सरकार के जो इस तरह के उपक्रम होते हैं उसमें जैसे बैंक वगैरह होगा, इसके भी जांच करते हैं। आप लोग देखें जो बैंक होता है ना, वो क्या होता है पूरी तरह से क्या सरकारी उपक्रम होते हैं, उसमें देखिए लिखा रहता है, आप लोग जब बैंक में जाते हैं लिखा रहता है सार्वजनिक उपक्रम लिखा रहता है। वो भी भारत सरकार क्या है, एक कंपनी जैसा ही है। तो इसलिए देखिए बैंक के लोगों का जो सैलरी वगैरह आता है उनका अलग से नियम होता है। जो दूसरे जो सरकारी कर्मचारी होता है उनसे अलग होता है। तो ये जो समितियां है ये क्या है, और ये जो आपको जितने भी संवैधानिक निकाय बताइए, भारतीय संविधान में मेंशन किया है जो संवैधानिक निकाय है। देखिए इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे समितियां हैं जो आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको बता दे रहा हूँ, जो गैर संवैधानिक होता है। देखिए गैर संवैधानिक कौन कौन सा है, आपको एक बार नाम मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी आपको नाम मेंशन कर देता हूँ। देखिए जो आपका नीति आयोग है, ये गैर संवैधानिक है, नीति आयोग। दूसरा है आपका मानवाधिकार आयोग। उसके बाद महिला आयोग। ये क्या है, गैर संवैधानिक।
गैर संवैधानिक क्या है? निकाय। इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। देखिए, नीति आयोग कब बनाया गया था? 1 जनवरी 2015 को इससे गठन हुआ। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? योजना आयोग था। योजना आयोग था इसका पहला नाम। तो 1 जनवरी 2015 से इसका नाम बदल के क्या कर दिया? नीति आयोग। नीति आयोग का मेन काम होता है हमारे देश में जो रिसोर्स है उसका सही तरह से प्रबंधन करना। रिसोर्स मतलब जो भी हमारे देश का जो नेचुरल रिसोर्स है उसका क्या है, सही तरह से उसका मैनेजमेंट करना, प्रबंधन करना। तो उसका नीति आयोग का काम होता है। नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री होंगे वो नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होंगे? जो भी देश के प्रधानमंत्री होंगे। मानवाधिकार आयोग। देखिए, भारत में जो मानवाधिकार आयोग है, हमने मानवाधिकार आयोग कब लागू किया है? 1992 में हमने मानवाधिकार आयोग को स्थापित किया। मानवाधिकार आयोग भी दो होता है, एक केंद्रीय मानवाधिकार आयोग होता है और एक राज्य मानवाधिकार आयोग होता है। तो मानवाधिकार आयोग का काम क्या होता है? जो भी मानव से संबंधित जो अप्राकृतिक घटना उनके साथ होता है उनके खिलाफ क्या होता है? एक्शन लेना होता है। और हम जानते हैं हमारे देश में जो बच्चे और महिला है वो ज्यादा, सबसे ज्यादा क्या है, पीड़ित होते हैं। तो बच्चों और महिलाओं पर क्या होता है? ज्यादा बल देते हैं। ऐसे नहीं है कि दूसरे में नहीं बल देते हैं, उनपे भी बल देते हैं। महिला आयोग क्या होता है? जो महिला होते हैं उनके खिलाफ कोई अपराध होता है या उनके खिलाफ जो अभद्रता कोई व्यवहार होता है तो उनके खिलाफ क्या होता है? आवाज उठाने का काम क्या होता है? राष्ट्रीय महिला आयोग या राज्य महिला आयोग अलग अलग होते हैं, उनके में ये मेंशन की जाती है। तो ये सब क्या है? इसको गैर संवैधानिक निकाय कहते हैं या नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी कहा जाता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। और ऊपर के जितने था वो क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है। इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सर महिला आयोग कब लागू हुआ? ये 93 में हुआ था, 1993। लिख लीजिएगा नहीं तो 1993 में। देखिए, इससे पहले भारत में इन चीजों की एक तो जागरूकता नहीं था और लोगों में भी क्या है, जागरूकता नहीं था, इसलिए लागू नहीं होगा। जैसे जैसे लोगों में जागरूकता बढ़ती जा रही है ना, ये और बहुत सारे चीज क्या होगा, इम्प्लीमेंट होते रहेंगे। लोग के जागरूकता के ऊपर निर्भर करता है हर सब चीज, कि लोग जितना जागरूक होंगे तो सरकार से ज्यादा चीज डिमांड करेंगे। पहले ये सब कुछ नहीं था, आप लोग फिर भी लोग चल रहे थे। उस समय अपराध होने पर क्या होता है? सुनवाई नहीं होता। आजकल देखिए, कुछ भी हो जाता है तो सुनवाई बहुत तेजी से होता है। उनके पास महिला आयोग है, मानवाधिकार आयोग है, उनका जांच वगैरह होते रहते हैं। तो इनको ध्यान रखिएगा। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? सर भाई ये राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, 27 मार्च या 26 मार्च को? 27 को लागू हुआ था। ओके सर। और सर जो पुष्कर सिंह धामी जी जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन से मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, 12वें सर या 13वें? देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा ये दिक्कत है ना कि व्यक्ति के आधार पर अलग होगा और पोस्ट के आधार पर अलग होगा। क्योंकि व्यक्ति के आधार पर थोड़ा सा जानते हैं कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि व्यक्ति के आधार पर जो खंडूरी जी है 2 बार बने हैं। तो व्यक्ति के आधार पर और नंबर के क्वेश्चन पूछने की है कि अगर नंबर के आधार पर है तो नंबर लगा कर सकते हैं। और व्यक्ति के आधार पर अगर देखिए, नंबर के आधार पर देखिए सबसे पहले कौन बने हैं। अगर अब व्यक्ति के आधार पर देखा जाए, क्योंकि ऐसे नंबर के आधार पर देखिए करेंगे तो अलग होगा। व्यक्ति के आधार पर देखिए कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले हमारे बने हैं नित्यानंद स्वामी जी बने हैं, ये सबसे पहले बने। ये व्यक्ति के आधार पर बोल रहा हूँ। दूसरा है भगत सिंह कोश्यारी जी बने इसके बाद, याद कर लीजिए पूरा। उसके बाद एनडी तिवारी जी बने हैं, नरेंद्र तिवारी। उसके बाद क्या है, खंडूरी जी बने हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद क्या है, निशंक जी बने हैं। फिर खंडूरी जी बने हैं चुनाव के समय। फिर बने कौन, विजय बहुगुणा जी बने हैं। उसके बाद कौन बने हैं, हरीश रावत जी बने हैं। फिर त्रिवेंद्र रावत जी बने हैं। फिर त्रिवेंद्र रावत जी के बाद कौन बने हैं, एक और एक रावत जी बने हैं, उनका नाम क्या है,
उसके बाद पुष्कर जी बने हैं, पुष्कर सिंह धामी जी बने। सर हरीश आ, रावत। नहीं नहीं, अच्छा सॉरी, वो तो गए। रघुवंश। अरे उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, त्रिलोक या ऐसे कुछ नाम है इनका यार, जो उधर पहले सांसद भी थे, उनका नाम मुझे याद 3 महीने के लिए बने थे, सबसे छोटा कार्यकाल उनका है, ध्यान देगा, 3 महीने के लिए केवल बने थे। उनका नाम क्या है, नाम याद कर लीजिएगा, मुझे नहीं है, ये इनका जो कार्यकाल था केवल 3 माह था, इसलिए याद नहीं रहा है मुझे, तो ध्यान दीजिएगा ये क्या है, ये व्यक्ति है। तो पहले इनकी अगर गणना कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगा। तीरथ सिंह रावत। हाँ सर तीरथ सिंह रावत। हाँ, तीरथ सिंह रावत बोला कि एक लोग और बने 3 महीने। ये तीरथ सिंह रावत क्या है, सबसे छोटा कार्यकाल है 3 महीना का, ध्यान रखिएगा। तीरथ सिंह रावत का कार्यकाल क्या है, सबसे छोटा है, 3 महीने का कार्यकाल है। और अभी तक देखिएगा सबसे बड़ा कार्यकाल, अभी तक की बात बोल रहा हूँ, एनडी तिवारी जी का, अगर पुष्कर सिंह धामी अगर ये पूरा 5 साल कर लेते हैं तो फिर इनके आगे निकल जाएंगे। अगर कभी कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ लेते कि सबसे बड़ा कार्यकाल किनका रहा, सबसे छोटा कार्यकाल किनका रहा, तो अभी तक एनडी तिवारी का कार्यकाल सबसे, क्योंकि 5 साल तक रहे, अभी पुष्कर सिंह धामी जी का अगर कार्यकाल 5 साल हो जाएंगे तो इनका ज्यादा हो जाएगा। तो तीरथ सिंह जो रावत है इनका कार्यकाल सबसे छोटा है। तो ये देखिए हमारे यहाँ पे कि जो मुख्यमंत्री अभी तक के जो बने हैं उनके नाम यही है। लेकिन क्या है, अगर देखा जाए खंडूरी जी 2 बार बने हैं, तो उसी हिसाब से अब कैसे जो भी जैसे सवाल का ट्रेंड होगा उसी तरह से आंसर दीजिएगा। अब देखिए इसमें पुष्कर सिंह धामी भी 2 बार बने हैं, पहले जब तीरथ सिंह रावत जी हटे थे उनके बाद बने हैं, और फिर चुनाव के बाद बने हैं। तो ये हो गया, इस हिसाब से लगा लीजिए। और कोई क्वेश्चन? सर भारत में सर्वप्रथम ईवीएम मशीन कब लागू हुई थी? देखिए सबसे पहले केरल में चुनाव हुआ था 1988 में, उस समय केरल के एक विधानसभा में लागू किया गया। अब जानते देखिए, जो भी नए इनोवेशन होता है केरल से लगा लीजिएगा आग बंद हो जाती है। क्योंकि केरल में जानते हैं एजुकेटेड लोग ज्यादा है, तो जो भी इनोवेशन काम होता है सब पहले केरल से शुरू होता है, तो केरल में लागू हुआ था, विधानसभा में लागू हुआ था सबसे पहले। और जो इंडिया में लागू हुआ था, देखिए इंडिया में जो विधिवत रूप से जब लागू हुआ लोकसभा में, ठीक है, इंडिया में जो विधिवत रूप से लागू हुआ था तो वो क्या हुआ था, 1999 के आसपास, 98 में जो चुनाव हुआ था उसी में लागू हुआ था, लेकिन विधानसभा में पहले हो गया था। अभी देखिए कुछ राज्य में अभी जो ये स्थानीय निकाय का जो चुनाव हो तो बैलेट पेपर पे ही हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। और देखिए मेन है कि हमारे देश में जो ये ईवीएम से वोटिंग होता है, लेकिन जो विकसित देश है उनमें भी अभी भी क्या बैलेट पेपर से ही होता है। अभी देखिए अमेरिका में जो चुनाव हुआ वो किससे हुआ है, बैलेट पेपर से हुआ है। या यूरोप के अधिकांश देश में क्या बैलेट पेपर से चुनाव होता है। इसमें देखिए बहुत से बार सुनते हैं कि इसमें बहुत बड़ा धांधली वगैरह हो जाता है, अब कितना हकीकत है वो अलग बात है। सर धांधली किस में होती है, ईवीएम में या फिर बैलेट पेपर में सर? मेन देखिए, अगर करना चाहे तो दोनों में कर सकते हैं, लेकिन ईवीएम में अभी तक सिद्ध नहीं हो चुका है, हुआ है। देखिए पहले जो बैलेट पेपर में होता था ना उसमें क्या होता था कि उस समय चुनाव आयोग उतना मजबूत नहीं था, तो मत पेटी चोरी हो जाता था, या जो क्या होता है जो काउंटिंग करने वाले जो ऑफिसर होते थे उनको पैसा दे के क्या होता है ज्यादा काउंट करवा लेते थे। ये अभी भी होता है जो जहाँ पे बैलेट पेपर होता है। लेकिन ईवीएम में क्या है, मशीन्स के साथ अटैच होता है, तो जो काउंट करने वाले व्यक्ति होता है वो उसमें धांधली नहीं कर सकता है। ये- अगर मशीन में कुछ धांधली कर सकते हैं, अगर कभी अगर ये बात खुला अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, अगर हो सकता है तो अलग बात है, लेकिन जो कर्मचारी है वो धांधली नहीं कर सकता है। लेकिन क्या है, बैलेट पेपर में कर्मचारी लोग बहुत धांधली कर सकते हैं, क्योंकि उनके हाथ में बहुत इधर उधर धांधली, मतलब जो कम वोटर से अगर कोई हार जीत रहा है तो उसमें बहुत बड़ा उलटफेर कर सकते हैं, ये है। लेकिन देखिए मेन होता है कि जितने लोग जितना जागरूक होंगे और प्रशासन जितना जागरूक होंगे उतना धांधली कम होता है। पहले धांधली क्यों होता था कि लोग भी कम जागरूक थे और प्रशासन में उतना अलर्ट नहीं था। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, टीएन शेषन का नाम सुने होंगे, भारतीय चुनाव जो इतिहास है सबसे पावरफुल व्यक्ति है।
देखिए, कोई पद पावरफुल नहीं होता है, व्यक्ति का विचारधारा पावरफुल होता है। उन्होंने पूरे राजनीतिक व्यवस्था को बदल दिया। जो आज आप लोग देखते ना, जो पहले आप लोगों ने सुना होगा जी, ये कॉलेज में जो इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज वगैरह में चुनाव में बहुत बड़ा मारपीट हुआ करता था, या हल्द्वानी में देखे होंगे, एक दो लोग जल के मर भी गए थे। तो इसमें जो बड़े बड़े जो उम्र दराज के लोग होते हैं वो भी क्या होता है, चुनाव लड़ते थे। तो उनके उन्होंने क्या गाइडलाइन जारी किया। उसके बाद ये जो आचार संहिता जो आपको बता दें, कोड ऑफ कंडक्ट, ये उन्हीं के समय पे ही लागू हुआ, टीएन शेषन के समय पे लागू हुआ। फिर जो पैसे का जो निर्धारण है, और आप देखिए अभी जो चुनाव होता है ना, वो क्या होता है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल के निगरानी में चुनाव होता है। अभी देखा, लोकसभा चुनाव जो हुआ था या विधानसभा चुनाव आप लोग देखेंगे, तो उसमें क्या है, जो सीआरपीएफ होते हैं उनके निगरानी में चुनाव होते हैं। जो जो उस स्टेट के जो पुलिस होता है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो स्टेट के पुलिस होते हैं ना, वो क्या होता है, जो भी सत्ता में होते हैं उनका क्या होता है, फायदा पहुंचा ही देते हैं। इसलिए आप अभी क्या है, सीआरपीएफ से क्या होता है, और क्या होता है, कुछ एरिया बताते हैं कि उसके अंतर्गत क्या होता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। बहुत सारे नियम हो गया। तो ये टीएन सेशन के समय पे हुआ है। आप देखिए बिहार में कितना जंगली राज चुनाव होता था, सभी को सुधारने का काम किसने किया, टीएन शेषन जी ने किया है। बहुत बड़े बड़े मुद्दे लिए थे, और उन्होंने जो मतलब उस समय के जो मंत्री थे उनसे लड़ गए थे, बोला कि हम अगर ये सब नियम अगर नहीं लागू करेंगे तो हम चुनाव ही नहीं करवाएंगे। तो ये स्टेप होते हैं अभी। तो व्यक्ति के विचारधारा पर निर्भर करता है। तो ऐसे चुनाव आयोग अगर हो जाएंगे तो जितने भी आज धांधली हो रहे हैं या जो भी हो रहा है वो भी सुधर जाएंगे। व्यक्ति पर निर्भर करता है। कहीं कहीं पे क्या होता है, कार्य शक्ति कम हो जाता है, और हर लोगों को आजकल लगता है कि दूसरा पद मिल जाए, सर तो ये भी एक लालसा होती है। तो धन्यवाद। तो सर टीएन शेषन का चुनाव सुधार में बहुत बड़ा हाथ है, उनका नाम जानिएगा। और सर कोई और कोई क्वेश्चन? भारत के वित्त आयोग 15वें और देखिए 15वें हाँ, कौन है? लिख दे रहा हूँ देखिएगा। हम्म, जो 15वें वित्त आयोग है, लिख लीजिएगा, 15वें वित्त आयोग है, इनका नाम है एन के सिंह है। एन के सिंह। इनके और सिंह। 16वें जो वित्त आयोग है, उनका नाम है आपका अरविंद पनगड़िया। ये 16वें। देखिए आपको बताना कि इसका काम क्या होता है, जो टैक्सेस होता है उनको निर्धारण करने का काम करता है। और 14वें भी लिख लीजिएगा, अगर 14वें लिखना चाहते हैं। केलकर। ठीक है, पहला कौन थे, केसी नियोगी, ये फर्स्ट। इन दोनों का नाम, इन दोनों का कम से कम याद कर लीजिएगा, इन दोनों का, पहला और वर्तमान वाला। अरविंद पनगड़िया और केसी नियोगी ये पहले थे, और अरविंद पनगड़िया वर्तमान में है। और कोई सवाल? सवाल है, पूछिए। अब टाइम कम है तो नया चैप्टर शुरू नहीं करेंगे। कल आप लोगों से, अब कल हम स्टार्ट करेंगे पंचायती राज। पंचायती राज कल शुरू करेंगे, तो लगभग आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक है पॉलिटिक है खत्म हो जाएंगे। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन रहेगा तो हम उसमें डिस्कशन करेंगे, ऐसे नहीं है। कोई भी और भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को जानना है, तो आप लोग बात कर सकते हैं। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और राज्यपाल का क्रम याद रखिएगा, और महिला राज्यपाल भी याद रखिएगा, जो आपको बताया था। कौन है महिला राज्यपाल उत्तराखंड के पहले? देखिए भूल गए इतना जल्दी। मार्गरेट अल्वा हाँ, सर। मार्गरेट अल्वा। मार्गरेट अल्वा पहली महिला है, और दूसरी जो महिला है वो है क्या है, बेबी मौर्य, जो बनी थी। तो उनको भी ध्यान रखिएगा। तो राज्यपाल का क्रम भी आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन बने हैं, वर्तमान में कौन है, तो इसको भी देखिएगा। और अभी बता कि जो मुख्य सचिव बनी है वो भी पहली महिला बनी है। और उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ पे पहला जो डीजे डीजीपी है, डीजीपी जो मुख्य जो पुलिस अधीक्षक क्या कहते हैं, पुलिस निदेशक होते हैं,
वो भी क्या पहली महिला थी, जिसका नाम है कंचन भट्टाचार्य, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ये भारत का पहला पुलिस डायरेक्टर जो बनी थी, वो उत्तराखंड में बनी थी, महिला। इससे पहले और कोई महिला क्या है इस पद पर नहीं पहुंची थी। कौन है उनका नाम भी याद रखिएगा, कंचन चौधरी। ये बने थे, क्या बने थे, पुलिस नहीं दे सकते। पुलिस डायरेक्टर। जिसको क्या कहते हैं, डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी का फुल फॉर्म क्या है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है। राज्य का क्या होता है, सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी ये होते हैं। देखिए आप लोगों ने सुना होगा किरण बेदी का, किरण बेदी क्या है यहाँ तक नहीं पहुंची थी, वो क्या था दिल्ली के कमिश्नर थे, जो पुलिस आयुक्त होते हैं दिल्ली में, तो वो बनी थी, वो क्या था डीजीपी नहीं बनी थी। और कोई क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नहीं होगा तो कल हम लोग डिस्कशन करेंगे लोकल बॉडी, आप लोग भी पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा।